क्वेश्चनिंग कोई नहीं। अग्निवीर क्या है? अग्निवीर कुछ भी नहीं होता वो। जी। अग्निवीर में जो मैं खुद बेल्ट फोर्स में रहा हूँ, एक अच्छा प्रोफेशनल जवान बनने के लिए एक अच्छा जो है वो आर्मी में या सीआरपी पुलिस जहाँ भी हो, तो वहाँ से 2 साल की तो ट्रेनिंग होती है पहले हमारी। जी। बेसिक होती है, प्रैक्टिकल होती है। उसके बाद भी कई साल लग जाते हैं। मैं कहता हूँ कि पूरी सर्विस लग जाती है, तब भी आर्मी में वो परफेक्शन लेवल नहीं आता है। जी। तो यहाँ 4 साल में ट्रेनिंग कितनी कराओगे भाई? ट्रेनिंग करवानी है, पहले ट्रेनिंग करने के बाद उसका एक्सपीरियंस क्या है उसके क्या है? पास, फिर आप कहते हो कि उनको हम जहाँ चाहे वहाँ पोस्ट करने देंगे। आप क्या समझते हैं कि जो बंदा 9 महीने की ट्रेनिंग लेके या 6 महीने की ट्रेनिंग लेके या 4 साल की नौकरी से वो चाइनीज आर्मी के साथ लड़ सकता है? या वो उग्रवाद लड़ सकता है? या पाकिस्तान लड़ सकता है? ये तो ऐसा हो गया जैसे शेर के आगे किसी भेड़-बकरी को डाल दे रहे हैं, लो भाई खाओ और मारो इसको। तो आजकल देख रहे होंगे कि हर दूसरे दिन ये खबर सुनने को मिलती है, आज फलानी जगह सुसाइड हो गया, आज फलानी जगह रेप हो गया। क्राइम जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, चोरियाँ बढ़ती जा रही हैं, नशीले पदार्थ जो है पकड़े जाते हैं। युवाओं की डेड बॉडी मतलब नशा करके ओवरडोज़ के कारण जो है पाई जाती है। तो इस सब के पीछे का कारण क्या मानते हैं आप? क्या लगता है आपको? एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 सबसे बड़ा कारण ये है कि एक तो मैं वो देखता हूँ, दूसरा मैं कारण देखता हूँ यहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट। तीसरा मैं क्राइ ये देखता हूँ कि पुलिस फ़ोर्स पे ख़ासकर जो एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में, मेरे को लगता है 30% तक जो है वो ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, मैन पावर की कमी होना। अगर आप पुलिस स्टेशन में जाएँ, आप देखें कि क्या स्ट्रेंथ होनी चाहिए और क्या है। तो आप उन्हीं आदमी को अगर 100 आदमी का काम अगर आप 50 आदमी को देंगे या 40 आदमी को देंगे, हाउ कैन दे मैनेज इट? वो नहीं मैनेज कर सकते। वो भी कारण है कि क्रिमिनलों के हौसले बुलंद हो गए हैं, उनका मूवमेंट फ्री हो गया है, उनका जो ड्रग्स का ट्रांसपोर्टेशन में स्मगलर जो है वो फ्री हो गया, इतना उनको अच्छी तरीके से चेक करने कंट्रोल ख़त्म हो गया है। इतने नाका नहीं है, नाका है तो मैन पावर नहीं है, मैन पावर है तो वहाँ पे पुलिस वाले नहीं है, प्रोफेशनल पुलिस वाले नहीं है, एसपीओ लगाए हुए हैं, उनको कंसेप्ट नहीं है क्या है क्या नहीं होता है। दैट्स वन पार्ट। इसी तरह जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी भी यही हालत है। कोई डिपार्टमेंट आप ले लें, बिजली का महकमा ले लें। नेशन स्ट्रेंथ न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं शाहनवाज। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर डीआईजी व एनसी सीनियर लीडर अशोक अत्री जी। सर, स्वागत करूंगा आपका हमारे चैनल में। हाँ, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अशोक सर, जिस तरह से आपने देखा कि अगर बात करें हम जम्मू रियासी सांबा सीट की जो कल यहाँ पे वोटिंग हुई, तो लोग जो है बढ़-चढ़ कर जो है वोट कास्ट करने गए। और अगर अभी जो रजौरी पुंछ अनंतनाग सीट है वहाँ पे वोटिंग होनी है, तो वहाँ पे जो मांगे ये उठ रही हैं कि इलेक्शंस को जो है डेफर किया जाए। तो हालांकि जो कैंडिडेट्स उन्होंने अपने फॉर्म्स वगैरह भी जो है भर दिए हैं, कैंपेनिंग जो है वो चल रही है, तो किस तरह देखते हैं? मुझे लगता है ये स्टेज नहीं है। मैं देख रहा था कि जिन लोगों ने सीओ को ये मेल्स की है और वो लोग या तो ऐसी पार्टी से हैं जिनके ऊपर ये कहा जाता है कि साहब कोई ए टीम का आदमी है, कोई बी टीम का आदमी है। मतलब कोई अपनी पार्टी से कर रहा है कोई कि साहब इलेक्शन रैली कर रहे हैं, या दूसरी जो लोन साहब की पार्टी है उसकी तरफ से मिल गया हुआ है, या और कोई लोकल किसी को पता नॉन आइडेंटिटी के लोग हैं जिन्होंने मेल किया हुआ है। और मुझे लगता है कि इलेक्शन की नोटिफिकेशन के बाद, फार्म भरने के बाद, लोगों की कैंपेन करने के बाद, जबकि अब शॉर्टली इलेक्शन होने वाला था इसमें, तो ये कोई स्टेज थोड़ी है। इस स्टेज पे आप देयर इज़ नो रीज़न कि आप इस स्टेज के ऊपर कहोगे साहब ये इलेक्शन को पोस्टपोन कर दो। इसका मतलब इससे अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है डिक्टेशंस जो है ऐसे लोगों से लेता है, ऐसी पार्टियों से लेता है। उनसे जो वो कहेंगे वही करेगा। फिर इसकी जो निष्पक्षता वो कहाँ रही है? बिल्कुल। निष्पक्ष इस स्टेज के ऊपर इसका मतलब ये होगा कि इलेक्शन कमीशन को जो है कि वो निष्पक्षता जो होती है, इलेक्शन हो रहा है, एक भरोसा है, एक इंस्टीट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो अगर ऐसे लोगों से जिनकी जो इस तरह से लोगों के ऑलरेडी इल्ज़ाम लगे हुए हैं और उनके कहने के ऊपर अगर लेना, आप एनसी को पूछो, आपने पीडीपी को पूछो, लेकिन आप दूसरे पार्टी के कैंडिडेट्स को पूछो, क्या वो ऐसा चाहते हैं? ग्राउंड्स जो है वो बैड वेदर कंडीशंस जो है वो बताए जाते हैं। कोई बैड वेदर कंडीशन नहीं है। अभी कौन सा बैड नवंबर दिसंबर चल रहा है कि बैड वेदर हो गया, स्नोफॉल होने वाला है यहाँ पे। अभी तो रास्ते खुले हैं।
बैड वेदर में कौन सी कंडीशन है? ये जो पीर गली का जो रास्ता है आपका, जो चल रहा है सोनकोट से रास्ता जा रहा है पीर गली से श्रीनगर को जा रहा है, वहाँ कौन सा बैड वेदर है? आपका दिसंबर या जनवरी थोड़ी है कि यहाँ स्नोफॉल हो जाएगा तो रास्ते बंद हो जाएंगे, रोड खराब है। ऐसा कुछ नहीं है, ट्रैफिक जा रही है, गाड़ियाँ जा रही हैं, बड़ी गाड़ी में जाती हैं, छोटी भी जाती है। ये कोई एक्सक्यूज ही नहीं है। ये एक्सक्यूज अगर ये एक्सक्यूज लेके अगर चलते हैं और ये एक्सक्यूज लेके चलते हैं, इलेक्शन कमीशन की अपनी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। लोगों को मेल करने की क्या जरूरत है? और लोगों के मेल कहने पे क्या करना? अगर लोगों के मेल के कहने पे अपने ऐसा कर रहे हैं, जो कैंडिडेट्स है, जो पार्टीज इस पे इन्वॉल्व है इस इलेक्शन में, आप पीडीपी को पूछिए, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूछिए, क्या वो ऐसा चाहते हैं? क्योंकि उनके भी तो कैंडिडेट्स है ना। अगर किसी को दूसरे को फर्क पड़ता है तो इनको भी तो फर्क पड़ेगा ना। तो अगर सभी पार्टियों का कंसेंट नहीं है इस पे, तो मुझे नहीं लगता है कि इलेक्शन कमीशन की स्टेज के ऊपर जो है इस तरह के लैम एक्सक्यूजेस के बेसिस के ऊपर इस इलेक्शन को पोस्टपोन करना ठीक होगा। ठीक होगा, वो गलत है, नहीं होना चाहिए। तो सर कयास लगाए जा रहे हैं जैसे ही लोकसभा इलेक्शन हो जाते हैं तो असेंबली इलेक्शन जो है वो होंगे, तो आप जो है आप अपनी बेल्ट में जो है काफी सक्रिय दिख रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, लोग जो है आपको चाहते भी हैं, तो क्या आने वाले समय में हमें आपकी बेल्ट से एनसी की तरफ से आप कैंडिडेट देखने को मिलेंगे असेंबली इलेक्शन के? वो तो अभी फाइनल डिसीजन हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने नहीं लिया है जी। तो, लेकिन ऐसा जरूर मुझे कहा गया था कि आप जाइए और इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके काम करिए। और जो कि मैं पिछले 3 साल से जो है इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहा हूँ। मैंने अपना ऑफिस इस्टेब्लिश किया हुआ है और इतने पहले जाने का मतलब ये था कि इलेक्शन की कोई बात ही नहीं थी। जाने का ये था कि जिसमें आपने जाना है, जिन लोगों के आप समाज सेवा देना चाहते हो आप, तो कम से कम पता तो हो आपको कि ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जो है इसमें कितनी पंचायतें हैं, इसमें कितने गांव हैं, कहाँ कहाँ पे है और इन लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है, इनकी बॉर्डर लोगों की क्या प्रॉब्लम आ रही है, इनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, इनको बंकर चाहिए, बंकर का इश्यूज है, इनको रोड्स का इशू है, इनको एम्प्लॉयमेंट का इशू है, इनको किसानी फार्मर्स बेल्ट है, इनको बिजली का इशू है। तो ये सारे इस तरह के मुद्दे हैं। और दूसरा मेरा अपना भी ड्यूरिंग सर्विस ये तजर्बा रहा है कि अगर कोई सडनली इलेक्शन के टाइम बंदा आदमी को जाता है इलेक्शन लड़ने के साथ मुझे एमएलए बना दो, तो लोगों का ये जेन्युइनली ये कहना रहा है कि साहब हमने कभी आपको देखा ही नहीं, हम आपको जानते नहीं हैं, अब आप इलेक्शन आ गया तो आप आगे हैं, उसके पहले कभी देखा ही नहीं हमने आपको। तो मैं बीइंग फ्रॉम बेल्ट फोर्स, मैं ये बात लोगों से नहीं सुनना चाहता था कि मुझे कोई ये कहे कि आप इलेक्शन के टाइम आ गए या पैराशूट आ गए या हम आपको जानना नहीं चाहते। इन्हीं चीज़ों को जो है मैं नहीं सुनने की वजह से नहीं सुनना चाहता था। मैं 3 साल चला गया और लोगों को मिला हूँ, मैं लोगों के घरों में गया हूँ, मीटिंगें की हैं, पंचायतों में गया हूँ, बॉर्डर पे गया हूँ। और जितने भी 3 साल से मुझे नहीं लगता कोई ऐसा आदमी है इस बॉर्डर पैट में किसी भी पार्टी का जो इनके इश्यूज या डे टू डे प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहा है। मैं अवेलेबल होता हूँ, मेरे नोट्स में लाते हैं, मेरे फ़ोन नंबर है इनके पास, मुझे फ़ोन कॉल करते हैं और हम जेन्युइनली कोशिश करते थे कि इनका कोई ऐसा मसला है नहीं जो हो नहीं सकता है। तो मैं करवा रहा हूँ, 3 साल से मैं लोगों का काम करवा रहा हूँ बॉर्डर बेल्ट का। जो भी मेरे पास आया है, जो नहीं आया है तो उसका मैं क्या कह सकता हूँ, जो भी मेरे पास आया है, या ट्रांसफार्मर इशू था, किसी का ट्रांसफार्मर इशू था, किसी का रोड का इशू था, इसमें किसी का बंकर का इशू था, जी सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के बनाए जा रहे हैं, जो है टेंडर किया गया उस स्केल की जो है उसमें जो रेशो मटेरियल पड़ना चाहिए वो नहीं है, उसमें आ रहा है। कोई पेंशन इशू था लोगों का, वो इशू था, कोई बिजली के बिलों का इशू था, और जितने भी छोटे मोटे इशू थे तो मैं एड्रेस कर रहा हूँ, लोगों का काम कर रहा हूँ, और ताकि लोग मुझे जाने और मैं लोगों को जाने। सर आप जिस तरह से इशू गिनवा ही रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि लोगों का ये भी इशू है जो ओल्ड एज, अगर बात करें ओल्ड एज या विडो, हैंडीकैप, उनकी पेंशन्स उनको नहीं मिल पा रही है कई सारे लोगों को। देखिए पेंशन नॉर्मली जब पहले सरकारें होती थी, जब एक बार किसी की पेंशन लग गई तो फिर उस पेंशन को तब तक जारी रहती थी जब तक कि वो जिंदा होता था। तो यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पेंशन लगी फिर जाके दोबारा निकाल दिया, उन्होंने कहा नहीं साहब ये गलत है, आप फिर सबकी पेंशनें कैंसिल, आप फिर से फार्म भरिए, आप आए, और ऐसी ऐसी फॉर्मेलिटीज रख दी। पेंशन होल्डर्स नॉर्मली सीनियर सिटीजन हैं और इन रूरल एरियाज में अनपढ़ लोग हैं, ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स, ऐसे ऐसे कागज, और ऑनलाइन भेज दो जाके, तो ताकि आइडिया यही था कि इनको पेंशन नहीं भी दी जाए और पेंशन नहीं देनी पड़े। और जब सीएजी का जो ऑडिट भी हुआ था उसमें भी ये पिन पॉइंट किया गया था कि सब जो पेंशन नर्स का जो बजट था उसमें मिस अप्रोप्रिएशन हुई है, उसको डाइवर्ट करके और उन्होंने एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर
बैनर्स, फ्लैग बैनर्स कह लीजिए आप, ये जो होर्डिंग्स पे कह लो, उस पे डाइवर्ट किया है, पता नहीं कितने सौ करोड़ रुपए का बता रही थी, वो सीएजी की रिपोर्ट में ही आया हुआ, ऑन रिकॉर्ड है। जी, जी। तो दैट मीन्स के उस पैसे, क्योंकि ऑलरेडी वो पैसे निकाल चुके थे हुँ, पेंशनर्स की बजट का। अब चले सीनियर सिटीजन, 1000 रुपये क्या होता है, दवाई भी नहीं आती आजकल लोगों को, क्या करेंगे 1000 रुपये। अगर इस तरह की क्लास ऑफ पीपल लोगों की जो बेचारे 1000 रुपये पेंशन में डिपेंडेंट है, उनकी पेंशन भी बंद हो जाए, तो मुझे लगता है इससे बड़ी क्रुएलिटी और क्या होगी। जी। अशोक सर, आप फॉर्मर डीआईजी भी रह चुके हैं, आपने पुलिस विभाग में अपनी सर्विसेज़ दी हैं, तो आप आजकल देख रहे होंगे कि हर दूसरे दिन ये खबर सुनने को मिलती है, आज फलानी जगह सुसाइड हो गया, आज फलानी जगह रेप हो गया। क्राइम जो है दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है, चोरियाँ बढ़ती जा रही हैं, नशीले पदार्थ जो है पकड़े जाते हैं, युवा कई युवाओं की डेड बॉडी मतलब नशा करके ओवरडोज़ के कारण जो है पाई जाती है। तो इस सब के पीछे का कारण क्या मानते हैं आप? क्या लगता है आपको? हालाँकि इतनी सारी शक्ति जो है वो बरतने की कोशिश की जाती है, पुलिस विभाग हर बार ये जो है कॉन्फेसेस करता है कि हमने जो है आज इतना पकड़ा, इस तरह से चोर जो हैं वो पकड़े गए, तो किस तरह देखते हैं? इसका देखता हूँ मैं इस तरह से हूँ, इसका सबसे बड़ा कारण है एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। सबसे बड़ा कारण ये है कि एक तो मैं वो देखता हूँ, दूसरा मैं कारण देखता हूँ यहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट, तीसरा मैं क्राइ ये देखता हूँ कि पुलिस फोर्स पे, खासकर जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में, मेरे को लगता है 30% तक जो है वो ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, मैन पावर की कमी होना। अगर आप पुलिस स्टेशन में जाएँ, आप देखें कि क्या स्ट्रेंथ होनी चाहिए और क्या है। तो आप उन्हीं आदमी को, अगर आदमी 100 आदमी का काम अगर आप 50 आदमी को देंगे या 40 आदमी को देंगे, हाउ कैन दे मैनेज इट? वो नहीं मैनेज कर सकते। वो भी कारण है कि क्रिमिनलों के हौसले बुलंद हो गए हैं, उनका मूवमेंट फ्री हो गया है, उनका जो ड्रग्स का ट्रांसपोर्टेशन में स्मगलर जो है वो फ्री हो गया, इतना उनको अच्छी तरीके से चेक करने कंट्रोल ख़त्म हो गया है, इतने जी। नाका नहीं है, नाका है तो मैन पावर नहीं है, मैन पावर है तो वहाँ पे पुलिस वाले नहीं है, प्रोफेशनल पुलिस वाले नहीं है, एसपीओ लगाए हुए हैं, उनको कंसेप्ट नहीं है क्या है क्या नहीं होता है। दैट्स वन पार्ट। इसी तरह जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी भी यही हालत है। कोई डिपार्टमेंट आप ले लें, बिजली का महकमा ले लें, एक बार तो एक्सचेंज वगैरह ए वगैरह सब स्ट्राइक पे चले गए थे कि जी। साहब हम 4 एक्शन का एक एक्शन काम नहीं कर सकता, हुँ, 4 ए का एक एक्शन काम नहीं कर सकता, जेई का भी यही हर लेवल पे इस तरह से चल रहा जी। था। एंड उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था। तो ये है कि इस चीज़ों का जो है ये सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है, बहुत ख़तरनाक बात है। खासकर ड्रग स्मगलिंग हो गया, क्राइम का बढ़ना, रेप बढ़ना। होना, चोरियाँ जी। हो जाना, कत्ल होना और मर्डर्स होने, ये बड़ा चैलेंजिंग जॉब है पुलिस के लिए। और मुझे लगता है कि इस पे गवर्नमेंट को इमीडिएटली खासकर प्रायोरिटी, पुलिस को प्रायोरिटी दें। उनकी जितनी भी पोस्ट हैं, अंडर वैकेंसीज़ हैं। स्ट्रेंथ है, जो हुँ, वैकेंसीज है, जो सेक्शन स्ट्रेंथ के मुताबिक जो है वो रिक्रूटमेंट करें, भर्ती करें, लेकिन जो ये सरकार नहीं करेगी, हुँ। क्योंकि ये सरकार ये एम्प्लॉयमेंट की पॉलिसी इनके वो है ही नहीं है ऐसा किताब में, ये एम्प्लॉयमेंट देने नहीं चाहते। जी। इवन आर्मी में, बीएसएफ में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी ऐसा ही हुआ कि वहाँ भी डेफिशिएंसी है, वहाँ भी वो रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है, सब वहाँ भी डेफिशिएंसी जो अंडर स्ट्रेंथ जो हुँ, स्ट्रेंथ है पूरी नहीं की जा रही, वैकेंसीज नहीं फिलअप की जा रही। जी। तो ऐसा ऐसा नहीं चलेगा। अगर इन सब चीज़ों को रोकना है और देश की सुरक्षा को ध्यान में रखना है तो एम्प्लॉयमेंट देनी पड़ेगी। तो पहले अगर हम बात करें युवा की, तो जब वो अगर आर्मी में भर्ती होना चाहता था तो वो काफ़ी लंबे टाइम के लिए जाता था, और अब जो है एज़ अग्निवीर जाता है 4 साल के लिए, उसके बाद रिटायर होके आ जाता है। नहीं, नहीं, वो जस्टिफिकेशन ही कोई नहीं। अग्निवीर क्या है? अग्निवीर कुछ भी नहीं होता वो। जी। अग्निवीर में जो है, मैं खुद बेल्ट फोर्स में रहा हूँ, एक अच्छा प्रोफेशनल जवान बनने के लिए एक अच्छा जो है वो आर्मी में या सीआरपी पुलिस जहाँ भी हो, तो वहाँ से 2 साल की तो ट्रेनिंग होती है पहले हमारी, जी। बेसिक होती है, प्रैक्टिकल होती है। उसके बाद भी कई साल लग जाते हैं। मैं कहता हूँ कि पूरी सर्विस लग जाती है, तब भी आदमी में वो परफेक्शन लेवल नहीं आता है। जी। तो यहाँ 4 साल में ट्रेनिंग कितनी कराओगे भाई? ट्रेनिंग करवानी है, पहले ट्रेनिंग करने के बाद उसका एक्सपीरियंस क्या है क्या उसके है? पास, फिर आप कहते हो कि उनको हम जहाँ चाहे वहाँ पोस्ट करने देंगे। आप क्या समझते हैं कि जो बंदा 9 महीने की ट्रेनिंग लेके या 6 महीने की ट्रेनिंग लेके या 4 साल की नौकरी से वो चाइनीज़ आर्मी के साथ लड़ सकता है? या वो उग्रवाद लड़ सकता है या पाकिस्तान लड़ सकता है? ये तो ऐसा हो गया जैसे शेर के आगे किसी भेड़ बकरी को डाल दे रहे हैं, लो भाई खाओ और मारो इसको।
वो तो दैट्स वेरी सुसाइडल, और हुआ भी है। कुछ कुछ लोगों की अग्निवीर वालों की डेथ भी हो गई है। दूसरा, वो उनको पेंशन कोई नहीं है, उनको इंसेंटिव कोई नहीं है, तो उनमें भी वो जोश नहीं है, तो वो नहीं, स्कीम को जाना पड़ेगा। अगर दिल्ली में अगर सरकार बदलती है, नई गवर्नमेंट आती है, तो इसके ये नहीं चलेगा। हम देश की सिक्योरिटी के साथ, बॉर्डर्स के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, और इसलिए इसकी को जाना पड़ेगा, और वही जो पुराना सिस्टम था आर्मी की भर्ती का, वो उसको लाना पड़ेगा। सर, आम जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा आपको? किस कंटेक्स्ट में मैसेज आता सर, है? ये अगर कोई नुमाइंदा उतरता है, तो आपने देखा होगा कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं, एक पार्टी में होते हैं, तो बात अगर चेंज की करें तो वो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो कहते हैं कि चेंज लाना है, तो फिर फेसेस सेम रहते हैं, लेकिन नए लोगों को मौका नहीं दिया जाता। तो इस कंटेक्स्ट में आम जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा? इस कंटेक्स्ट में मैं ये कहूँगा कि आप एनकरेज करें, अपने लेवल पे लोग मोटिवेट करें, और पढ़े लिखे लोगों को, और जो पीपल फ्रेंडली माइंडसेट रखता हो, वो फैसला आपने करना है। वो जजमेंट आपने देखना है कि ये बंदा जिसको हम आगे कर रहे हैं, पढ़ा लिखा तो है, लेकिन क्या ईमानदार भी है, लोगों के काम भी करेगा, जुमलेबाज तो नहीं है। तो आपको अच्छे कैंडिडेट की सिलेक्शन खुद करनी पड़ेगी। और ये जो राजनीति क्षेत्र में जो लोग हैं, जो बड़ी देर से घूम फिर के, जो आपने कहा कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी, कभी वो आ जाता है, फिर रहता है, दूसरा जीत के आ जाता है, वो भी वैसे ही निकलता है, तीसरा जीत के आता है, वो भी वैसे ही निकलता है, वादे करता है, जुमलबाजी करता है, और जिस लेवल पे, जिस तरह सतह पे लोगों का काम होना चाहिए नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि पढ़े लिखे लोग हो, और अगर कोई सर्विस क्लास से आता है, वो लोग आते नहीं नॉर्मली, डरते हैं सर्विस क्लास वाले लोग, कभी राजनीति में नहीं आते, वो कहते हैं ऐसा भी गंदा आदमी, झूठ बोलना पड़ेगा इधर। तो झूठ ज़्यादा चलता है, और सच का लोग सुनते नहीं हैं। झूठ बोलो तो लोग ताड़ियाँ मारते हैं, सच बोलो, सच्ची बात करो उनको तो नाराज़ हो जाते हैं। तो वो समझते हैं शायद हम फिट ही नहीं है इस काम के लिए, राजनीति क्षेत्र के लिए। तो अगर कोई आ जाता है समाज सेवा के भाव से, तो मुझे लगता है कि उनको एनकरेज करना चाहिए, उनको फुल सपोर्ट करना चाहिए, ताकि मैं तो कहूँगा कि ये जो है दूसरे लोग हैं, जो हमेशा, जो जिनका रोज़ी रोटी ही, पेशा ही राजनीति है, यहीं से वो खाना पीना, यही को नौकरी नहीं पे कुछ नहीं है, तो ऐसे लोगों को आहिस्ता-आहिस्ता साइडलाइन करना चाहिए। ऐसे लोगों को साइडलाइन करिए, और अच्छे-अच्छे लोगों को लाइए, आगे लाइए, तभी कोई किसी का भला हो सकता है। चलिए, शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने हाँ, थैंक यू, थैंक यू। तो बिल्कुल अशोक सर ने बहुत ही अच्छा मैसेज जो है यहाँ पे दिया है कि जो पुराने फेसेस हैं, रिपीटेड फेसेस हैं, हर बार पहले भी उनको मौका मिल चुका है, तो आप नए लोगों को मौका दीजिए, और ताकि वो लोग जो हैं आपकी फलाह व बहबूदी जो है वो कर सकें। हमारे साथ अशोक अत्री जी बात कर रहे थे, फॉर्मर डीआईजी हैं और एनसी के सीनियर लीडर हैं। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें, और इस तरह के अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं मेरे साथ, देखते रहिए नेशन स्ट्रेंथ न्यूज़।